नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने जो दूसरी बार सरकार बनाई उसका आज आखिरी बजट था। अभी जो बजट है, मैं और मेरे एक्सपर्ट्स इस बजट की हर तह में जाएंगे, भीतर तक जाएंगे और इसका हर सच, हर भेद खोलकर आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा रिकैप कर दूं मोदी जी के बजट को। और आपको याद आ रहा होगा कि शुरुआती बजट जो मोदी जी के आए थे उसमें एक वो शेर लेके आए थे, बब्बर शेर। उस पर लिखा था मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया का शेर था। और तब मोदी जी ने बजट में कहा था, या उनके वित्त मंत्री ने कहा था कि साहब ये जो शेर है, ये जो मेक इन इंडिया का शेर है, इसके चलते देश में कारखाने ही कारखाने लगेंगे, कस्बे कस्बे, शहर शहर में, और बेशुमार युवाओं को रोजगार मिलेगा। क्या हुआ शेर का? फिर कभी होगी बात। फिर उसके कुछ दिनों के बाद फिर एक और बजट आया और तब मोदी जी ने कहा डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया के सपने दिखाए और कहा कि ये जो डिजिटल क्रांति है, ये क्रांति भी देश में जो बेरोजगारी की समस्या है उसको जड़ से खत्म कर दे। उसके बाद एक और सपना, हर बार हर बजट में सपने का जो पैमाना था, जो स्केल था, बढ़ता चला गया। पहले छोटा सपना, फिर बड़ा, फिर और बड़ा सपना। और ये जो सपना था, स्टार्टअप इंडिया का सपना था। और ये स्टार्टअप इंडिया के सपने में ये वादा किया गया कि अब देश की तकदीर बदलने वाली, युवाओं का मुकद्दर बदलने जा रहा है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि आज हमारे देश पर, भारत पर तकरीबन 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्जा है, लोन है हमारे ऊपर, हमारे और आप पर और सरकार पर, इस देश पर। और उधर गोदी मीडिया है जो आज दोपहर से कह रही है कि साहब इतना शानदार बजट तो कभी आया ही नहीं। ये अमृत काल का बजट, ये एक ऐसा बजट है जो हमारे और आपकी तकदीर वाकई बदलने जा रहा है। बड़े ऐलान हैं जिनकी खुशी पूरे देश में मनाई जा रही है। पहले ये कहा कि ज्यादातर चीजें जो एक्सपेक्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि सब समावेशी विकास की तरफ अमृतकाल का ये वो पहला बजट है। अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर के आया है। ग्रोथ और डेवलपमेंट ओरिएंटेड बजट है। अब दोस्तों, मोदी जी के मंत्री हों या फिर गोदी मीडिया के एंकर हों या खुद मोदी जी हों, सब एक जैसा ही बोलते हैं। बहरहाल, आज हमारे जो एक्सपर्ट हैं, टाइगर हैं, उसमें दिनेश वोरा साहब हैं, जो हर डायनेमिक्स को समझते हैं बजट की, और बहुत आसानी से जो कुछ वो बताने जा रहे हैं, यकीन मानिए आंखें खुल जाएंगी आपकी। जिस दिन सब्सिडीज लेना किसानों ने बंद कर दी, इसका मतलब मेरा किसान अपने पैरों पे खड़ा है। ये देश ईमानदार लोगों का देश है, बेईमानों का नहीं। 2-4 धन्ना सेठ बेईमान निकल गए तो देश बेईमान नहीं है। आज भी जब प्रधानमंत्री आवाज लगाते हैं कि गैस पे सब्सिडी छोड़ दो, तो लाखों लोग गैस पे सब्सिडी छोड़ देते हैं। ये ईमानदारी का द्योतक है। लेकिन इस ईमानदारी पे जब अडानी जैसे सेठ का ग्रहण लगता है तो फिर अंधेरा छा जाता है। यही इस देश की दुर्दशा है। ये देश जब तक इन उद्योगपतियों के चुंगल से नहीं उठेगा, जब तक हमारे नरेंद्र मोदी इस देश के अंतिम व्यक्ति को अपना सगा नहीं समझेंगे और अडानी को सगा समझते रहेंगे, तब तक देश की इकोनॉमी सुधरेगी नहीं। आपको क्यों नहीं समझ में आता कि इंडिया में 40 करोड़ लोग अनपढ़ हैं, जो एबीसी भी नहीं पढ़ सकते, काखा गा नहीं पढ़ सकते? आपको नहीं समझ आता कि आपके 8वीं क्लास के बच्चे जो कि करोड़ों अरबों में हैं, वो तीसरी क्लास का मैथमेटिक्स नहीं कर सकते हैं, और आप कहते हो कि मेरे एनरोलमेंट 95% हो गए हैं। बात एनरोलमेंट की नहीं है सर। बात ये नहीं कि बच्चे स्कूल जाएंगे, सीख क्या रहे हैं। 4 रुपए 97 पैसे में मिड डे मील आपको देते, कहीं मिलता है 4 रुपए 97 पैसे मिड डे मील? आप बताइए, कोई खाना मिल सकता है बच्चे का पोषण? अब दोस्तों, इस बजट से आपको फायदा है या नुकसान है? आपकी जेब भरने जा रही है या जेब कटने जा रही है? बैंक में और पैसा ब्याज पे मिलेगा या ब्याज कम होने जा रहा है? या कुल मिलाकर बच्चों की शिक्षा, बच्चों का भविष्य क्या होगा और क्या असर होगा आने वाले चंद सालों में इस बजट का? ये सब कुछ आज बहुत आसानी के साथ और बहुत बेखौफ होकर, निडर होकर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। और मैं चाहूंगा, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको आखिर तक देखें, समय निकालिए, क्योंकि ये जो बजट है, जिस तरह से हम एक एक परतें इसकी खोल रहे हैं,
मैं आपसे वादा करता हूं और आपको गारंटी देता हूं कि देश में फिलहाल बहुत कम लोग हिम्मत कर पाएंगे जो बजट को जानते भी हों और खुलकर सच बोलते भी हों। तो ज़्यादा इंतज़ार नहीं, सीधे चलते हैं वोहरा साहब के पास, टाइगर के पास। इनको समझे। वोहरा साहब, पहला सवाल यही है कि ये जो बजट है, हमने ऐसा सुना और आज हमको ऐसा सुनाया गया गोदी मीडिया ने कि इससे शानदार बजट पिछले 25 साल में कोई नहीं है। यानी आज़ादी के बाद अमृतकाल का ये सबसे बेहतर बजट था। ऐसा बजट नेहरू जी नहीं दे पाए, ऐसा बजट इंदिरा गांधी नहीं दे पाई, ऐसा बजट नरसिम्हा राव नहीं दे पाए, ऐसा बजट वाजपेयी जी के समय जसवंत सिंह नहीं दे पाए, और ऐसा बजट मनमोहन सिंह नहीं दे पाए। जो बजट आज निर्मला सीतारमन ने मोदी जी के इशारे पर रखा है पटल पर, क्या कहेंगे आप इस बजट को? सबसे शानदार या फिर गोलमाल है? आप सबको नमस्कार। अशोक जी, आपको भी नमस्कार। प्रणाम प्रणाम सर। दरअसल काश मेरे पास भी उनके जैसा चश्मा होता और मैं बजट को उसी नजर से देख पाता जिस नजर से हमारे कुछ मित्र देख रहे हैं अलग मीडिया में। पर क्या करूं, मेरा चश्मा थोड़ा सा अलग है, मैं क्या करूं। बजट की अंदरूनी चीजों को थोड़ा सा समझता हूं तो एक आम भाषा में जिसे एक आम इंसान समझ सके उसमें पेश करने की कोशिश करता हूं। दरअसल कहानी 3-4 साल पहले शुरू होती है। कहानी ये थी कि भारत सरकार नॉर्मली अपने बजट में, चूंकि मोदी जी के भी 4-5 बजट आते हैं पहले तो 2014 के बाद, हमारी नॉर्मल जो बोरोविंग्स होती थी, जो यानी कि कर्जा हम कितना लेते हैं, वो 4-5 5.5 लाख करोड़ पर ईयर का होता था। कोशिश ये होती थी कि वो जितना हमारा रेवेन्यू आता है उसके 20-22 पैसे में उसका रीपेमेंट हो जाए। लेकिन कोविड आ गया, कोविड आया तो रेवेन्यू घटा तो कर्जा बढ़ गया। अब मोदी सरकार पहली बार लगभग 20 लाख करोड़ का कर्जा लेती है, यानी कि जहां 5-5.5 लाख करोड़ के कर्जे होते थे, 20 लाख करोड़ का कर्जा लेती है। हमने सोचा शायद चलो वन ऑफ द ईयर है, इमरजेंसी है, हो सकता है। क्योंकि मैं हमेशा एक बात मान के चलता हूं, मैं अपने प्रोग्राम्स में बोलता हूं, अर्थव्यवस्था सीढ़ियों से ऊपर जाती है, लिफ्ट से सिर्फ कर्ज ऊपर जा सकता है, सीढ़ियों से नहीं। वहां से शेर के मुंह में आदमी का खून लग गया एक तरह से। जरूरत नहीं थी, लेकिन उसके बाद 20-20 लाख करोड़ के कर्जे की जो कतार शुरू होती है एक के बाद एक, वो खत्म होने का नाम नहीं लेती। बोरा साहब, दिनेश जी, मैं यहाँ पर माफ कीजिएगा, मैं रोक रहा हूँ। ये आंकड़े अपनी जगह पर हैं और आप बता रहे हैं, एक पिक्चर उमर्ज होके आ रही है, लेकिन हमें तो आम आदमी को समझाना है, जो हमारे भाई बंधु देख रहे हैं, जो इकोनॉमिक्स नहीं समझते, जो बजट नहीं समझते, उनको समझाना है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, फिर मैं सीधे टाइगर के पास आऊंगा। मैं बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये नौबत मोदी जी की क्यों आई? क्या सरकार ने अपनी आमदनी को घटाया? क्या सरकार में काबिलियत नहीं थी कि वो आमदनी बढ़ाती, एक्सपोर्ट्स बढ़ाती, ज्यादा कारखाने होते, ज्यादा प्रोडक्शन होता? आपको क्या लगा कि इकोनॉमिक फ्रंट पर ये सरकार फेल हो रही है? इस सरकार को इकोनॉमी समझ में नहीं आती है, फेल तो बाद में होगी। पहले चीजें समझ तो आनी चाहिए, अर्थव्यवस्था समझ तो आनी चाहिए। इन्हें लगता है कि अर्थव्यवस्था लिफ्ट से ऊपर जा सकती है, लेकिन वो सीढ़ियों से ऊपर जाती है। दूसरी बात, समाज एजुकेशन और हेल्थ से बनता है, हाईवे से नहीं बनता सर। बैलेंस रखना पड़ता है, संतुलन रखना पड़ता है। आप गरीब के पैसे काट कर उसकी शिक्षा के, स्वास्थ्य के, पोषण के, आयुष्मान भारत के, फर्टिलाइजर सब्सिडी के, फूड सब्सिडी के, पेट्रोलियम सब्सिडी के, आप आम आदमी से और लगातार पैसे लेते ही जा रहे हैं, मध्यम वर्ग से पैसे लेते ही जा रहे हैं, और आपका एक पैशन है कि मुझे हाईवे बनाने हैं सिर्फ। पर हाईवे से जॉब्स नहीं मिलते ना सर। हाईवे तो आजकल ऑटोमेटिक मशीनों से बनते हैं ना, रेलवे के ट्रैक ऑटोमेटिक मशीनों से बनते हैं ना सर। और जो नया फिनोमेना आया है आज की डेट में फैक्ट्रियों के अंदर, ग्लोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस रोबोटिक्स इज नोन एज ग्लोबोटिक्स। नोरिल रूबिनी कहते हैं, जो जिन्हें डॉक्टर डूम भी कहा जाता है इकोनॉमिस्ट में के अंदर, वो कहते हैं कि एक एक करके जॉब्स खत्म होते चले जाएंगे आपके। जितना आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करोगे, रोबोटिक्स की बात करोगे, उतने जॉब चले जाएंगे। वो ऑटोमोबाइल फैक्ट्री जहां पर 1000 आदमी काम करते थे, आज 100 आदमी काम करते हैं।
आपका कहीं पर जॉब जनरेशन है क्या? यहां पर आप बताइए, क्या सड़कों में कहीं जॉब जनरेशन है क्या? क्या वहां से कोई फैक्ट्रियां लग के लोगों को जॉब्स मिल रहे हैं क्या? एक जॉब मिलता है आपको गिग्स वर्कर का आज की डेट में, जो आपके कुरियर सप्लाई करते हैं, आपका तुम पिज्जा सप्लाई करते हैं, आपके घर में खाना सप्लाई करते हैं, जिनको 8,000 रुपये महीना मिलता है। ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है, ये मजबूरी है। मजबूरी को एम्प्लॉयमेंट नहीं कहते हैं साहब। जी, वोहरा साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं टाइगर से पूछना चाह रहा हूँ। टाइगर, वोहरा साहब जो एक्सपर्ट है हमारे, वो कह रहे हैं कि साहब इकोनॉमी छोड़िए, इनको तो समझ ही नहीं आती। फेल होना तो बात की बात है, इनको समझ ही नहीं आती है इस सरकार को कि इकोनॉमी होती क्या है, अर्थव्यवस्था क्या होती है, कौटिल्य कौन था, चाणक्य कौन था, इनको नहीं पता है, ये कह रहे हैं वोहरा साहब। और मैं दिनेश वोरा जी के बिल्कुल सम्मान के साथ कहता हूं कि मैं उनके साथ खड़ा हूं। इस सरकार को यदि इकोनॉमिक समझ में आती तो ये देश पे 211 लाख करोड़ का कर्जा नहीं होता। मैं मानता हूं कि कर्जा लेना चाहिए, इकोनॉमी बड़ी हो रही है तो उसके अनुपात में है, सब कुछ अपनी जगह पे सही है। लेकिन पिछले बजट में, यदि मैं गलत हूं तो वोरा साहब बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं मुझे, वो अधिकार है उनका, मैं उनको गुरु मानता हूं इस मामले में। पिछले बजट में एक्सपेंडिचर अकाउंट में सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर का, जो एक्सपेंडिचर के हेड्स थे, सबसे ज्यादा खर्चा देश का कर्जा अदायगी पे था, दूसरा डिफेंस पे था और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर पे था। तो इस साल भी जितना कर्जा बढ़ेगा वो हमारा बढ़ता जाएगा। मेरा सवाल सिर्फ सिंपल सा है। मेरा दूसरा एक, मैं तो और दूसरी बात करता हूं कि ये तो आंकड़े के साथ बता दिया कि सरकार कैसी जगलिंग कर रही है। ये जगलर है, वो जो बॉटल ऊपर नीचे फेंकने वाला जो इंसान होता है वो जगलर, गेंदे फेंकते हैं, गेंदे फेंकते हैं, बोतल गेंदे फेंकता है, वो तो एंटरटेनमेंट है। मेरा एक सवाल है कि सरकार हर बजट में शगुफा देती है। मेरे पास 2014 से लेकर 2022 तक के बजट है, जिसका घोष वाक्य, जिस बजट की थीम जो थी वो कभी अप्लाई नहीं हुई। 2014 में सबका साथ सबका विकास हुआ, इस घोषणा के साथ बजट आया, लेकिन उसी साल अल्पसंख्यकों पे हमले बढ़े, आखला का कांड हुआ, अवार्ड वापसी हुई, जेएनयू का कांड हुआ। ऐसे हर बजट में जो जो घोषणा किया, जहां आत्मनिर्भर भारत का बात की, वहां अपना इंपोर्ट बढ़ा, एक्सपोर्ट घट गया, तो ये आत्मनिर्भर भारत कहां? ये घोषणा करते हैं। आप आज पूरे बजट स्पीच में या आपके इकोनॉमिकल सर्वे में स्मार्ट सिटी, क्लस्टर डेवलपमेंट, ये शब्द कहीं दिखाई दिए? कहीं दिखाई नहीं दिए। स्मार्ट सिटी का एक भूत चढ़ा, स्मार्ट सिटी 100 बनाएंगे, और जिस साल ये स्मार्ट सिटी की अनाउंसमेंट हो गई उसके बाद तो स्मार्ट सिटी बन जानी चाहिए थी। भाऊ यहां पर मैं आपको टोकने जा रहा हूं, आप तो कुछ और बात कर रहे हैं, बोरा साहब कुछ और बात कर रहे हैं। मैं तो पार्लियामेंट की लाइव देख रहा था, मोदी जी जो है उसमें मेज थपथपा रहे हैं, पूरा हाउस मेज थपथपा रहा है। वो कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जिंदाबाद, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। आप दोनों कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। मेरी बात सुनिए ना, मोदी जी थपथपा रहे थे, किस लिए थपथपा रहे थे? वो थपथपा इसलिए नहीं रहे थे कि बजट अच्छा है, वो थपथपा इसलिए रहे थे कि ये भारत के लोग कितने मूर्ख हैं, ये जो हम कहते हैं वो मान लेते हैं, इस पे थपथपा रहे थे। पीछे मोदी है तो मुमकिन है, किस बात के नारे लग रहे थे? मोदी मोदी, मुझे याद है कि जैसे उन्होंने कहा कि इतने लाख करोड़ हम एक्सपेंडिचर करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंडिचर करेंगे, मोदी मोदी मोदी, मोदी है तो मुमकिन है। इस देश के 145 करोड़ लोगों को मूर्ख बनाने का यदि किसी में माध्यम है तो मोदी है। मोदी 145 लोगों को मूर्ख बना सकते हैं। 80 करोड़ लोगों को भीख मंगा बना दिया है, 5 किलो अनाज पे लड़ रहे हैं। जहां मनरेगा का बजट बढ़ता है, मनरेगा में काम करने वाले लोग बढ़ते हैं, इस देश की रोजगार की स्थिति वो रेखांकित करता है। मैं मानता हूं मेरे 2 इंडिकेटर है। मैं स्टॉक मार्केट पे नहीं जाता, मैं गाड़ियों के बुकिंग पे नहीं जाता, मैं आइसक्रीम के बिक्री पे नहीं जाता, मैं पिज्जा कितना बिका इस पे नहीं जाता। जिस दिन इस देश में मनरेगा समाप्त हो जाएगा और इस देश में ये फ्री का 5 किलो का अनाज सिस्टम खत्म हो जाएगा, उस दिन मैं कहूंगा कि मेरा देश अपने पैरों पे खड़ा है। किस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं? जब स्टॉक मार्केट उछलता है तो क्या 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोग, जो 2/3 लोग इस देश के सरकार के 5 किलो अनाज के ऊपर जिंदा है, वो इकोनॉमी आप बोलते स्ट्रांग है? शर्म आनी चाहिए। सरकार घोषणा करती है, सरकार की घोषणा, आज एक उदाहरण देता हूं सिंपल सा, दिनेश जी को पूरा अधिकार देता हूं मैं, क्योंकि कई बार मैं आंकड़ों के साथ हो सकता है गलत हो जाऊं। सरकार ने 3 साल पहले एक बजट में घोषणा की थी, जैसा आज उन्होंने घोषणा की कि सेबी को एक इंस्टीट्यूट बनाने के लिए कहा गया,
कि जो डिग्री और डिप्लोमा देगी उन लोगों को कैपेसिटी बिल्डिंग यानी लोगों को ट्रेंड करेगी, डिप्लोमा देगी, एक नई फौज तैयार करेगी जो स्टॉक मार्केट को समझते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को समझते हैं। अच्छी बात है, स्वागत करता हूं मैं, इसका होना चाहिए। लेकिन मैं सरकार को एक सवाल पूछता हूं कि 3 साल पहले बजट में आपने डिफेंस के लिए ऐसी एक यूनिवर्सिटी घोषित की थी, डिफेंस के लिए नए आयाम स्थापित करने के लिए एक नई यूनिवर्सिटी की जरूरत है, और वो यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में होनी थी, गुड़गांव में, जो गुरुग्राम कहते हैं उसको। 39 करोड़ रुपए उसमें सैंक्शन हुए थे पहले बजट में, और जमीन ली गई थी, आज तक ईंट तक नहीं लगी वहां पे। तो क्या हमारी घोषणा होती है? स्मार्ट सिटी, उसके पहले अभी यहां आए कि हम डिजिटल लाइब्रेरी बनाएंगे। ब्लॉक लेवल पे बच्चों को, जो एडल्ट्स और बच्चे हैं, उनको अलग अलग भाषाओं में, अपने रीजनल भाषा में अलग अलग भाषा के किताबें, कहानियां सुनने को मिलेगी। बहुत अच्छी संकल्पना है भाई साहब, साधुवाद, सैल्यूट करता हूं मैं सरकार को, मैं चरण छूने को तैयार हूं सरकार के। लेकिन मैं सरकार को एक सवाल पूछता हूं, आपने 100 शहरों में 100 क्लस्टर बनने की बात की थी, तब प्रधानमंत्री का यह भाषण था कि आंध्र प्रदेश की मिर्च, उसका एक क्लस्टर बनेगा, जम्मू कश्मीर का केसर, उसका एक क्लस्टर बनेगा, मध्य प्रदेश का पॉपी सीड, खसखस, उसका एक क्लस्टर बनेगा, और एक एग्रीकल्चर ग्रोथ होगी। आज वो क्लस्टर कहां है? 100 क्लस्टर के 100 लोगों की लिस्ट भी बनी है 100 जगह की। ये सिर्फ घोषणाएं हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन पिछले 2014 से लेके 2023 तक के बजट में एक बजट आपका ये आया कि स्वास्थ्य और एजुकेशन पे फोकस होगा, और उसके बाद कोविड आया तो आपका एजुकेशन, उसी के पहले, कोविड आने के पहले एक बजट आया जिसमें आयुष्मान योजना की लॉन्चिंग हुई। आयुष्मान योजना कितने करोड़ लोगों ने ली, इसका आंकड़ा बताया जाता है। लेकिन दीपक जी, मैं एक बात और बता दूं, उस आयुष्मान योजना के साथ हॉस्पिटल्स का एनरोलमेंट हो गया था, हॉस्पिटल रजिस्टर्ड हो गए थे कि देश में इतने हॉस्पिटल्स हमने रजिस्टर किए जहां आयुष्मान योजना लागू हो जाएगी। कोविड आया तो वो हॉस्पिटल ने हाथ क्यों ऊपर कर दिए? कहां गए वो हॉस्पिटल? क्यों उनके पास बेड नहीं थे? क्यों उनके पास इमरजेंसी की सुविधा नहीं थी? क्योंकि खाना पूर्ति के लिए आपने हॉस्पिटल के नाम लिए और जोड़ दिए। जो हॉस्पिटल में बेड नहीं है, जिस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, जिस हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर नहीं है, ऐसे हॉस्पिटल आपने रजिस्टर करवाए क्योंकि आपको खाना पूर्ति करनी थी। ये सरकार खाना पूर्ति और आंकड़ों के जगलरी में जिंदा है। यथार्थ के धरातल पे देखोगे तो आम आदमी को कुछ नहीं मिलता। 7 लाख के जगलरी। सरकार ने इनकम टैक्स देने के 2 तरीके ढूंढ लिए। पुराना तरीका अपनी जगह पे बरकरार रहेगा, और नया तरीके के से भी आप 7 लाख की आपकी इनकम होगी तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा, अशोक जी, पुराने सिस्टम पे ही ज्यादा फायदा है, क्योंकि 7 लाख वाले नए सिस्टम में आपको कोई डिडक्शन नहीं है। पुराने सिस्टम में जाओगे तो इतना डिडक्शन है, खासकर हाउसिंग और बाकी चीजों का, जिसमें आपको पुराने सिस्टम से ही ज्यादा फायदा होता है। तो सरकारी खेल खेल रही है, ये हेडलाइन बना रही है टीवी चैनल्स पे, गोदी मीडिया पे। वहां आप बताने जाओ तो उनकी बात नहीं सुनी जाती। बार बार आ गया कि मध्यम वर्गीय, मध्यम वर्गीय, मध्यम वर्गीय। क्या है मध्यम वर्गीय? आपने 7 लाख का भी, आपने 50,000 का बेसिकली एक डिफरेंस दे दिया, और आपने 7 साल के बाद ये डिफरेंस दे दिया। 7 साल में इन्फ्लेशन का रेट क्या हो गया? बोरा जी सही कह रहे हैं, कई 1,500 करोड़ रुपए आपने बता दिए, और 1,500 करोड़ जो बढ़े हैं और इन्फ्लेशन का रेट बढ़ा है तो 1,500 करोड़ -500 करोड़ में जाता है। तो वैसा देखा जाए तो आपने 500 करोड़ रुपए नीचे लाए। आपकी अनुमति एक चीज ऐड कर देता हूं। जी हाँ, जी हाँ। भारत में कुल मिला के 6.5 करोड़ टैक्स पेयर्स हैं, सिर्फ इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स 6.5 करोड़ में से। और ये 6.5 करोड़ 4 साल पहले भी इतने थे सर, आज भी उतने ही हैं, यानी कि कोई समृद्धि हुई नहीं है। 4 साल पहले भी इन 6.5 करोड़ में से 1.5 करोड़ लोग टैक्स भरते थे, बाकी 5 करोड़ निल रिटर्न करते थे। वो आज भी सर 5 करोड़ निल रिटर्न, सिर्फ 1.5 करोड़ टैक्स देते हैं, सिर्फ 1.5 करोड़ टैक्स देते हैं। अब आप सोचिए कि जो भी इंक्रीज हो रहा है इन्हीं 1.5 करोड़ पे हो रहा है। कमाल की बात यह है कि ये 1.5 करोड़ लोग वो हैं जिनकी मासिक आय 40,000 रुपए महीना से ज्यादा है, और जो बाकी के 5 करोड़ मैंने बोला जो निल रिटर्न भरते हैं, उनकी आय 20,000 और 40,000 के बीच में है। ये मैं एग्जैक्ट
आपको ऑफिशियल फिगर्स जी। बता रहा हूं। अब आप समझिए 4-4 व्यक्ति हैं एक फैमिली में, तो 1.5 करोड़ के 4 गुना 6 करोड़ हो गए, और 5 करोड़ के आपके 20 करोड़ हो गए, तो 26 करोड़ 140 करोड़ में कम कीजिए। 115 करोड़ लोगों की आमदनी इस भारत में 20,000 रुपए महीने से कम है, और इस 115 में से 80 करोड़ लोगों की आमदनी 115 में से करीब करीब 7-8 हजार रुपए महीने से कम है। फैमिली की बात कर रहा हूं मैं आपसे, मैं इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप सोचिए कि जिस देश की टोटल बैकबोन 40,000 से ऊपर कमाने वाले सिर्फ 1.5 करोड़ लोग हों, तो आप किस समृद्धि की और बात कर रहे 140 करोड़ की आबादी है, जिसमें आप कह रहे हैं कि 1.5 करोड़ हैं? लोग जो सिर्फ हैं 1.5 करोड़ उनकी टैक्स पेयर हैं जिनकी इनकम 40,000 रुपए महीना से ज्यादा है, यानी कि 5 लाख से ऊपर एक है। चीज मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं दीपक जी, लेकिन मैं अच्छी अर्थव्यवस्था तब मानूंगा जब इस देश का आदमी में मनरेगा में गड्ढे खोदने नहीं जाएगा, मनरेगा में काम करने नहीं जाएगा, 100 दिनों की रोजगार की भीख नहीं मांगेगा, क्योंकि रोजगार इतना उपलब्ध है। तो वो मैं मानूंगा वो इंडिकेटर है। हमारे यहाँ मनरेगा के सर मनरेगा के मजदूरों पे भी लात मार दी है। 89,000 करोड़ इस साल खर्चा किया था, अब 60,000 करोड़ हो गया सर, 30,000 करोड़ कम कर दिया सर। बुरा सर, एक चीज मैं भी टाइगर के पास जाता हूँ। गोदी मीडिया के मैं प्रोग्राम्स देख रहा था, चाहे आज तक हो, चाहे इंडिया टीवी हो, चाहे जी हो, जितने भी बड़े चैनल हैं, और अब तो जो अडानी जी का एनडीटीवी है, उन सब में ये कहा जा रहा है कि बहुत शानदार बजट है, मोदी जी ने कमाल किया है, और निर्मला सीतारमन का ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, और ये ऐसा बजट है जिसमें सारे तबकों को खुश किया गया है, और इलेक्शन में ये बजट जो है वो विपक्ष के ऊपर भारी पड़ जाएगा। तो ये जो शानदार बजट कहा जा रहा है, अगर मैं आपसे आम आदमी की भाषा में जानना चाहूं, बिना आंकड़े के जानना चाहूं, तो ये जो बजट है ये आप क्या मानते हैं? ये कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, ये एक गोलमाल किया गया है, या किसी भाषा से इसको जो है सुनहरा दिखाया जा रहा है? इस बजट को आप किस तरह से देखेंगे? पिछले अगर हम 10-15 साल के बजट देखें, इनके सारे बजट एक जैसे हैं। पिछले साल भी गुणगान कर रहे थे टीवी वाले, उससे पिछले साल भी गुणगान कर रहे थे, वो तो सालों साल गुणगान करते आ रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि अर्थव्यवस्था बेसिकली देखा जाए तो आपका जो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है, इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में क्या चीजें हैं? प्राइमरी इकोनॉमी है, सेकेंडरी इकोनॉमी है, टर्शरी इकोनॉमी है। प्राइमरी मतलब वो चीजें जो धरती पर पैदा होती हैं, धरती के नीचे होती हैं, यानी कि किसान की जो उपज है और धरती के नीचे से मिनरल्स या ऑयल्स निकलते हैं, वो प्राइमरी है। इन प्राइमरी से मैन्युफैक्चरिंग करके सेकेंडरी सेक्टर बनता है, जिसको मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। वो चीजें बिकती हैं, जब वो बन जाती है तो उसको बेचने के लिए सर्विस सेक्टर आता है, जो टर्शरी इकोनॉमी होती है। इन तीनों का योगदान मिलके जीडीपी बनता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनता है। उसको जब आप डिवाइड कर देते हैं लोगों से, तो वो पर कैपिटा इनकम बन के निकल के आता है आपके पास। अगर आप 30 सालों का ग्रोथ चार्ट उठाकर देखें, चलो मैं अटल जी को इंक्लूड कर लेता हूं उसमें, मनमोहन सिंह को भी इंक्लूड करता हूं, इनको भी इंक्लूड कर लेता हूं। एक आईना तो ये हमारी इकोनॉमी का, जिसे जीडीपी ग्रोथ कहा जाता है, और एक आईना ये है कि हमारा हर साल कितना टैक्स कलेक्शन है, रेवेन्यू कलेक्शन कितना है। रेवेन्यू कलेक्शन वही है जो इस देश के अंदर उत्पाद है, जो पैदा हो रहा है, जो हमारा प्रयास है सबका, आपका, मेरा, अशोक जी का, जो 140 करोड़ लोग हैं जो प्रयास करते हैं, उसका फल कहां पे है? उसका फल है आपका टैक्स रेवेन्यू कुल मिला के। वही आपकी चादर है। आपका मैन्युफैक्चरिंग स्टैग्नेंट है, आपकी एग्रीकल्चर स्टैग्नेंट है, आपका सर्विसेज थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन वो जो मैन्युफैक्चरिंग की कमियां हैं, एग्रीकल्चर की कमियां, उसको कॉम्पनसेट कर रहा है। आम आदमी की भाषा में क्या है? क्या ये स्पेक्टेकुलर ग्रोथ है किसी एक साल में? तो वो फिगर भी बता देता हूं। मनमोहन सिंह के 10 सालों का जो जीडीपी ग्रोथ है 7.06% है। देखिए फिगर्स तो यहां प्रिंट है ना, बिल्कुल सारे के सारे। जी जी एवरेज जी जी 7.06% है। 7.6 7.06% एवरेज जीडीपी ग्रोथ ऑफ मनमोहन सिंह 10 ईयर्स सर। मोदी जी, अब इस साल का अगर मैं जोड़ लेता हूं, जो 7% गिना जा रहा है, हालांकि 7 आएगा नहीं आएगा पता नहीं, 6.8 आएगा, मैं 7 लेके चलता हूं। मोदी जी का 9 ईयर्स का जो एवरेज है, 9 ईयर्स का, वो 5.7% है। 5.7%, फ्लैट 1.3% डाउन इन कंपैरिजन टू मनमोहन सिंह। किस आईने में देखना चाहते हैं, किस चश्मे से देखना चाहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग में 70% कैपेसिटी पे आपकी सारी फैक्ट्रियां काम कर रही हैं, वो इंक्रीज नहीं हो रहा है।
कल वो नागेश्वरम साहब ने कहा इकोनॉमिक सर्वे के अंदर कि हम अब कोविड से उभर गए हैं, अब हम अगली स्टेज पर आ गए हैं। लेकिन आम आदमी के लिए क्या उसके पास जॉब्स हैं, नौकरी है, या 8-9 हजार की नौकरी करता है? एक बीटेक बच्चा बाहर निकलता है और 10,000 की नौकरी के लिए भटकता है। एक नया एमबीबीएस निकलता है और जब वो एमडी कर रहा होता है कॉलेज के अंदर, तो उसको 15-17 हजार रुपए, 18 हजार, 20 हजार के अंदर नौकरी करवाई जाती मेडिकल कॉलेज में कि एमडी भी करो और साथ में डॉक्टरी भी करो और इतने पैसे मिलेंगे आपको। आप लोगों को देते क्या है? अगर देते होते तो आज भारत से 7.5 लाख बच्चे इस साल विदेश में न चले जाते पढ़ने के लिए। अगर आपका सिस्टम फुल प्रूफ होता तो $8,000 करोड़पति भारत छोड़कर नहीं चले जाते हर साल साहब। कहीं ना कहीं तो डिससेटिस्फैक्शन है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, बच्चे हैं, टैलेंट है, पोटेंशियल है, लेकिन उनके लिए कॉलेजेस नहीं है। मैं आऊंगा क्वालिफाइड लोग हैं, लेकिन आपके पास उनको देने के लिए नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है। यहाँ पर जॉब क्यों नहीं है? क्योंकि आप रोबोटिक्स के अंदर हो, आप फैक्ट्रियां लगाते नहीं हो और हाईवे से जॉब नहीं पैदा होते, कैपेक्स से, कैपिटल एक्सपेंडिचर से जॉब नहीं पैदा होते हैं, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर स्कूल बनाने में और अस्पताल बनाने मैं आ रहा हूँ बुरा साहब, आपके पास आ रहा हूँ। मैं टाइगर के पास जा रहा हूँ। जिस दिन सब्सिडीज लेना किसानों ने बंद कर दी, इसका मतलब मेरा किसान अपने पैरों पे खड़ा है। ये देश ईमानदार लोगों का देश है, बेईमानों का नहीं। 2-4 धन्ना सेठ बेईमान निकल गए तो देश बेईमान नहीं है। आज भी जब प्रधानमंत्री आवाज लगाते हैं कि गैस पे सब्सिडी छोड़ दो, तो लाखों लोग गैस पे सब्सिडी छोड़ देते हैं। ये ईमानदारी का द्योतक है। लेकिन इस ईमानदारी पे जब अडानी जैसे सेठ का ग्रहण लगता है तो फिर अंधेरा छा जाता है। यही इस देश की दुर्दशा है। ये देश जब तक इन उद्योगपतियों के चुंगल से नहीं उठेगा, जब तक हमारे नरेंद्र मोदी इस देश के अंतिम व्यक्ति को अपना सगा नहीं समझेंगे और अडानी को सगा समझते रहेंगे, तब तक देश की इकोनॉमी सुधरेगी नहीं। ये मैं लेमैन्स की भाषा में बोलता हूं आपको। किसानों के लिए अब जो सारे बजट बता दिए हैं, जो सारी चीजें बता दी है, कैसा आवंटन कट किया है। शिक्षा में तो आपको आवंटन बढ़ाना चाहिए था, आपने कम कर दिया। आपने मनरेगा में आवंटन बढ़ाना चाहिए था, उसमें कम कर दिया। जबकि मनरेगा में पिछले बार 48 दिन ही आप रोजगार दे पाए, जबकि 100 दिन रोजगार देने की आपकी गारंटी थी। जी, ऐसे कई सवाल है इस देश के सामने। लेकिन आम आदमी के लिए वाकई दीपक भाई, ये बजट जो है ना, ये टेलीविजन और हम लोगों के लिए डिस्कशन क्या है। सामान्य आदमी जो रिक्शा चालक है, उसको पूछिए आज बजट आया, वो बोलता की फर्क पेंदा जी, बजट आया जाया हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उतनी ही महंगी दाल, उतनी ही महंगा तेल और उतना ही महंगा पेट्रोल खरीदना है। हम में तो किसी बजट ने कोई इंपैक्ट नहीं दिया। सामान्य आदमी इस देश का, जो इस देश के प्रधानमंत्री को अपने अभिभावक के रूप में देख रहा है, अच्छे दिनों की कल्पना कर रहा है, उसके अच्छे दिन वही हैं कि महंगाई के तड़के में जीना है और इसी राज में रहना है। और बहुत कुछ हो गया तो राम राम कह के उस राम को याद करना है। अब मैं एक फाइनल कमेंट्स टाइगर से चाह रहा हूँ। टाइगर, इस आपने दिनेश जी को सुना, आपने इस पूरी बहस को सुना, आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। अगर मैं कहूं कि संक्षेप में ये जो बजट है और मोदी जी का आखिरी बजट, पहली सरकार का नहीं दूसरी सरकार का, मोदी जी देखते देखते उनको 10 साल हो गए, ये 10वां साल लग चुका है, अगले 12 महीने के बाद चुनाव है। ये जो बजट था ये क्या बताता है कि मोदी जी के अंदर वो विजन नहीं है, क्योंकि हर साल उनको इंप्रूव करना चाहिए था। 2014 से कहीं ज्यादा डिटेरिएशन 2015 में, फिर 16 में, ठीक है, बीच में कोविड आ गया। आपको क्या लगता है कि ये जो सरकार, मोदी सरकार है, जिसने बड़े बड़े वादे किए, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और बहुत कुछ, क्या लोगों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे? और क्या मैं अगर सम अप करूं कि अच्छे दिन की तलाश में हम सब थे, वोरा साहब भी थे, आप भी थे, हम भी थे, लेकिन क्या हम अच्छे दिनों की तलाश में बुरे दिन की तरफ आ गए? इस बजट को कैसे देखते हैं आप? देखिए, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जरूर है, लेकिन वो पॉलिटिकल इंसान है। उन्हें देश की कोई लेना देना नहीं है। उन्हें ना धर्म से लेना देना है, देश से लेना देना है, आरएसएस से लेना देना है। उन्हें लगातार सत्ता में बने रहना है। उन्हें झूठ बोलने की एक महारत हासिल है। वो इस देश की साइकी को समझ रहे हैं। हर बजट में नए शगुफे आते हैं, पुरानी बातों का जिक्र नहीं करते। इस बजट में स्मार्ट सिटी, क्लस्टर, ऐसे तमाम चीजें जो अभी तक बोल रहे थे, उसका जिक्र नहीं किया। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र हुआ।
जब अगला बजट आएगा, यदि नरेंद्र मोदी जी सरकार ने ही प्रेजेंट किया, तो फिर उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुनाई नहीं देगा, ये गोबर वाला कांड सुनाई नहीं देगा, ये डिजिटल लाइब्रेरी सुनाई नहीं देगी, क्योंकि आपने एक सपना दिखाया, वो सपना पूरा नहीं किया तो उससे बड़ा सपना और दिखाते हो, और बड़ा सपना दिखाते हो, और बड़ा सपना दिखाते हो, और ये देश की जनता उस सपने में घूमती रहती है। जी, आपने यदि कहा कि अशोक वानखड़े जी, आपको तो अभी मैं सूट सिलवा दूंगा रेमंड का, और जब मैं पूछूंगा रेमंड का सूट, जब मैं पूछने के लिए जाऊंगा तो बोलेगा अरे अशोक जी ठहरिए, अब आपके लिए हमने अमेरिका से सूट लेंथ मंगाया है, उसका सूट सिलवाएगा, ये तो रेमंड तो बहुत ही थर्ड रेट कंपनी है। मैं उसके आभा में 1 साल रहूंगा, फिर मैं कहूंगा कि सर वो तो अब 1 साल भी खत्म हो गया, अरे वो समझिए वो सूट की लेंथ आ गई है, टेलर हमने जर्मनी से बुलाया है, रुकिए आप। अशोक वानखड़े उस जर्मनी के टेलर का इंतजार कर रहा है, 3 साल निकल गए। तीसरे साल आप जाएं तो कह देंगे नहीं साहब, टेलर छोड़िए, कपड़ा छोड़िए, रेडीमेड जापान से उसके मंगवा रहे हैं। बाद ये बताया जाएगा कि अशोक जी आज हमको समझ में आ गया हमारी भारतीय सभ्यता कुछ है कि नहीं, ये सूट वूट क्या होता है, हमको तो कुर्ता पैजामा पहनना चाहिए, धोती पहनना चाहिए। अब एक माहिम धोती आपके लिए बुनने के लिए कर्नाटक में ऑर्डर दिया है, अब वो धोती आएगी, देखिए आप भारतीय कल्चर के साथ रहेंगे। अशोक वानखड़े धोती के लिए लंगोट में घूम रहा है, अशोक वानखड़े लंगोट से आगे नहीं बढ़ा, और ये लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि रेमंड का सूट लाने का ठेका किसी अडानी जैसे आदमी को मिला, उसको पैसा मिला, उसके बाद अमेरिका से सूट लाने का ठेका उसको मिला, टेलर लाने का सूट उसको ठेका उसको मिला, एग्जीक्यूशन कुछ नहीं हुआ, सरकार का पैसा गया, हम वही लंगोट के लंगोट हैं। इस बजट से क्या फर्क पड़ा, पिछले बजट से क्या फर्क पड़ा था, और इसके पहले के बजट का क्या फर्क पड़ा जाता। आज मैं चैनल पे बैठा था, उन्होंने बोला कितने मार्क्स दोगे, 10 मार्क दोगे, लोग 10 मार्क दे रहे थे। मतलब जो लोग 10 मार्क दे रहे शायद वो बजट बनाने की प्रक्रिया में शामिल होंगे। पूरे वित्त मंत्री के भाषण में डिफेंस पे कितना अलोकेशन किया यही नहीं था, तो मैं इस बजट को समझू कैसे, जब तक एनेक्चर नहीं आएंगे, जब तक कि किताबें नहीं आएंगी, उसको पढ़ नहीं पाऊंगा, और पढ़ के समझूंगा, क्योंकि एक आंकड़ों की जगलरी है। मेरे जैसे आदमी का भी, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, तो मुझे दिनेश जी को पूछना पड़ता है कि अरे भाई साहब जरा बताइए ये एग्जैक्ट हुआ क्या है। और जब मैं उसको समझता हूं तो तब मुझे समझ में आता है कि मैं 10 फीट पीछे चला गया हूं। ये बात अलग है कि ये वॉर क्राई है, हर हर महादेव करके टूट पड़ते हैं, लेकिन हर हर महादेव करके जितना आगे जाते हो उससे 10 कदम पीछे आ गए, ये कौन देखता है, ये बताएगा कौन। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, सुनाने के लिए तैयार नहीं है। और यदि आप अपनी बात कहने के लिए बात करोगे, तो फिर मैं जिस चैनल पे था वहां ये बोला गया एक बीजेपी के अंधभक्त से कि आपने ऐसे लोगों को यहाँ बुलाया जिसको इकोनॉमिक्स का ये भी नहीं पता होता है, ये बजट के लिए आते क्यों हैं। क्योंकि हमने नरेंद्र मोदी की जय नहीं बोली, क्योंकि हमने बजट को अच्छा नहीं बोला, क्योंकि हमने बजट पे सवाल पूछा, तो फिर हमें इकोनॉमिक्स का ई नहीं आता। दिनेश जी देशद्रोही कहलाएंगे कि पाकिस्तान और चाइना से पैसे लेते हैं इसलिए ऐसा आंकड़े देते हैं, ये कहलाएंगे। और दीपक शर्मा तो पहले घोषित चाइनीज है, कुछ कर नहीं सकते उसका। तो सवाल ये है, हमें जवाबदेही अपनी जनता के प्रति है। दिनेश जी रिटायर्ड होने के बाद दिनेश जी बहुत अच्छे पोजीशन पे रह सकते थे, और ये पहला आईआरएस ऑफिसर देख रहा हूं मैं कि जो सभ्यता के साथ जिंदगी जी रहा है। नहीं तो मैं जितने कई आईआरएस ऑफिसर को रहता हूं कि वो रिटायरमेंट के बाद 1-2 साल ऐसे ऐसे इधर उधर सामान्य जिंदगी जीते, और धीरे से फिर पता पड़ता कि ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया, जर्मनी शिफ्ट हो गया। क्योंकि दिनेश जी जिस लाइन में थे उसमें पैसा बोलता नहीं, पैसा टपकता है, बरसात होती है रोज। लेकिन मुझे गर्व है कि हम ऐसे आदमी के साथ आज बैठे हैं जिसमें ईमानदारी का इतना कूट भरा हुआ है, कोई तो कल्चर है, कुछ तो देश के प्रति समर्पित है। इसलिए रिटायरमेंट के बाद भी वो लगातार लोगों से रूबरू होते हैं, अपने यूट्यूब चैनल से लगातार अलग अलग कार्यक्रम में आते हैं, क्योंकि उन्हें देश की चिंता है। हमें देश की चिंता है, हमें नरेंद्र मोदी से बैर नहीं है, हमें बीजेपी से बैर नहीं है। कोई बीजेपी ने संघ ने हमारा घोड़ा तो नहीं मारा है, या कांग्रेस का थोड़ी कोई करके दिया है। लेकिन जब इन्होंने जीडीपी की ग्रोथ बता दी कि पूरे नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 9 साल में क्या हुई और 10 साल में क्या हुई, तो इससे पता पड़ता है आंकड़े बोलते हैं, आंकड़े झूठ कब से बोलेंगे। कितना कर्जा लोगे, कब तक छुपेगा कर्जा आपका जी, दाई से पेट कब तक छुपाओगे। और इस इकोनॉमी की दाई जो है ये दिनेश वोरा जी है, ये दाई है। इससे पेट कब तक छुपाओगे, कब तक बताओगे कि यही गैस की ट्रबल है, अरे ये तो बच्चा है पेट में पल रहा है, कहीं तो डिलीवरी होगी, और जब डिलीवरी होगी तो पता पड़ेगा कि बच्चा हुआ है, आप झूठ बोल रहे थे। तो ये तमाम चीजें हैं, इसलिए
इस पोर्टल पे समय देने की इच्छा होती है, आपके साथ बार बार रूबरू करने की इच्छा होती जी, है, क्योंकि जी। जनता के प्रति यदि कहीं पीड़ा है तो जनता के सामने साझा करने की जरूरत है। हमारी कोई दुश्मनी निर्मला सीतारमण से नहीं है। मुझे दया भी आती है उस पे कि कई बार जब झूठ परोसना पड़ता है तो कितनी ताकत के साथ और कितना अपने आप का मन मार के वो झूठ परोस रही होगी, क्योंकि ये राजनीति की एक मजबूरी हो सकती है। हमारे लिए राजनीति की मजबूरी नहीं, मेरी जवाबदेही जनता के प्रति और हमारे दर्शकों के प्रति समर्पित है। आप दोनों से बहुत मन था बात करने का और दर्शक भी चाहते हैं कि आप लोगों को सुने। वक्त है और इसलिए मुझे विदा लेना होगा। बहुत कुछ आप लोगों ने बताया और दिनेश जी आपने जिस तरह से सम अप किया चीज़ों को आसान भाषा में, और आप जैसे अफसर जो इस वक्त पूरा जीवन जो है देश को एक नई रोशनी देने में लगे हुए हैं, बहुत बहुत आभारी हूं मैं आपका कि आप लोग आए। और टाइगर जब गरजते हैं तो अक्सर तो कभी कभी यूट्यूब से हमें नोटिस भी आ जाता है, इतना ज़्यादा बोल जाते हैं। तो बहरहाल दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए और ऐसे ही आप लोग आते रहें। और एक नए तरीके का संवाद जो होता है मुझे लगता है उसको सुनने वाले आज देश में ज़्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।